हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हो? अच्छे हैं? चलो, तो आगे अपना जो प्रश्नावली चल रही थी बहुपद, उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने द्विघात बहुपद के दो सवाल बता दिए थे, जिसमें हमें शून्य को ज्ञात करना है और उसमें सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी थी। तो आगे अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन का है तीसरा सवाल। क्रम से बताएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हम बताएंगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए आप और सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तीसरा सवाल है अपने पास में 6x² - 3 - 7x। ये अपना द्विघात बहुपद है। अब इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो ठीक है, पर अब एक बार ये देखते हैं कि इस सवाल के अंदर जो पहले हमने दो सवाल बताए थे स्टार्टिंग में, उनमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें क्रम से जमा हुआ था। तो हमें इसको सबसे पहले व्यवस्थित रूप में जमाना है, यानी क्रम में जमाना है, तभी हम उनको त्रिपदीय व्यंजकों को आगे हल कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आगे एक लाइन बढ़ा देता हूँ। ये अपने पहले पद में रहेगा 6x², क्योंकि ये अपना अचर पद है और ये अचर पद हमारा बाद में जाएगा। तो पहले इसको लेंगे हम -7x और -3। अब इस जगह पे हमें चिन्ह नहीं बदलने हैं, यानी कि इस जगह पे हमें क्या नहीं बदलने, चिन्ह नहीं बदलने। चिन्ह हम कब बदलते हैं, जब हम किसी पद का, यानी किसी बहुपद का हमें पक्षांतरण करते हैं। इस जगह पे हमने पक्षांतरण नहीं किया है, तो हमें सिर्फ व्यवस्थित रूप में जमाना है। व्यवस्थित रूप में मतलब जो अपनी जगह पे है, पहले हमारी सबसे बड़ी घात होती है, उसके बाद में उससे छोटी घात होती है और लास्ट में अपने पास में क्या आता है, अचर पद आता है। तो इस तरीका से हमें इस बहुपद को जमा दिया है। अब जमाने के बाद में आगे हमें यहाँ कंटिन्यूटी लगा के अब हमें खंड देखने कि 6 का गुणा हमें 3 से करना है। 6 तिया 18, हमने 18 को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है ना, 18 को हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 18 में। तो 18 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें 18 के खंड करने हैं। अब हमें 18 के किस तरीका से खंड करने कि जिन्हें जोड़ने घटाने पर अपने बीच की संख्या के बराबर आना चाहिए। जिन्हें जोड़ने घटाने पर पहले तो हमें 18 के खंड करने, अब खंड करने के बाद में उन्हें जोड़ने घटाने पर हमारे 7 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 18 के खंड करते हैं। जैसे हमें 1 का भाग 18 में देंगे तो 18 बार ही जाएगा, 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब हम 3 का देखते हैं, तो 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 4 का 18 में भाग नहीं जाता है, इसलिए खंड नहीं बनते इससे। 5 का नहीं जाएगा तो नहीं बनते हैं। 6 का उल्टा हो जाएगा, 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, 9 का उल्टा हो जाएगा, फिर डायरेक्ट 18 का। तो अपने पास में केवल ये 3 खंड है। अब इन 3 खंडों की सहायता से हमें एक खंड ऐसा होगा इन तीनों में से जो इसको संतुष्ट करता है। ठीक है ना। अब इसमें से हमें एक खंड चुनना है। कैसे चुनना है, यानी कि जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर देखते हैं, शायद इतना तो आप जानते हैं कि 10th क्लास में हो गए, तो जोड़ना घटाना तो जानते ही हैं कि जैसे कि 18 में हमें 1 जोड़ना है तो 19 बीच के बराबर नहीं आया है, ध्यान रखना है। 18 में से 1 घटाना है तो 17, तो फिर भी बीच के बराबर नहीं आया है, क्योंकि हमें 7 लाना है। क्या लाना है, हमें 7 लाना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, अपना हो गया कैंसिल। अब देखते हैं, इसको देख लेते हैं पहले कि ये तो अपना कैंसिल हो गया कि 6 में अगर हमें 3 जोड़ना है, 6 में क्या करना है, हमें 3 जोड़ना है, तो कितने हो जाते हैं, 9 बीच में है नहीं है। 6 में से 3 घटाना है तो 3 बीच में नहीं है, तो ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना निश्चित यही खंड रहेगा। पर अब ये खंड तो है, हमें पता है ये खंड आएगा,
ये निश्चित है कि ये खंड आएगा, पर ये कौन सी स्थिति में आएगा, यानी कि ये खंड जो आएगा वो कौन सी स्थिति में आएगा, यानी कि वो जोड़ने पे आएगा या वो घटाने पे आएगा। तो ये आपको निर्भर करना है, आपको देखना है इस बात को कि आप इस बात पे संतुष्ट होना है कि हमें वो कौन सी स्थिति में रखना है, जोड़ने पे रखना है या घटाने पे रखना है। तो जैसे हम 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 अपने पास में है नहीं है, तो सीधा सा है 9 में से कितना घटाएंगे 2। अब 9 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास में कितना आ जाता है 7, और 7 ही यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। तो अब ये खंड रखने हैं हमें, इसको हटा के इसकी जगह पे 2 खंड रखने। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास में 6x² माइनस का चिन्ह अपने पास में है पहले से ही, इस जगह पे हमें इन दोनों खंडों को रखना है। अब हमें वही बात आ रहा है दोबारा से कि घटाने पे या जोड़ने पे, तो घटाने पे आ रहा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि 9 माइनस के 2, और ये x यहाँ पे आई जाएगा माइनस के कितना है 3। इस तरीका से आप हल करेंगे तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। कभी कभी टीचर पूछ लेते हैं, टीचर बताते नहीं इतना कि लाला 18 के खंड बताओ, बच्चों 18 के खंड बताओ, तो कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो बता देते हैं सर जी मैं बताऊं, ठीक है ना। तो इस तरीका से वो बच्चों से ही पूछ लेते हैं और उन खंडों को यहाँ पे रख देते हैं। तो कमजोर बच्चों को उसका पता नहीं पड़ता है कि उन्होंने कहाँ से बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो मैंने उस कमजोरी को निकालने के लिए ये तरीका अपनाया आपके लिए। और इससे चलो खंड बता भी देते हैं, कभी कभी खंड बता देते हैं, खंड बता देते हैं, पर खंड बताने के बाद में वो यूं नहीं उसमें पहुंच पाते हैं कि वो कौन सा प्लस का आएगा, कौन सा बड़ा खंड आएगा, वो प्लस का आएगा कि छोटा खंड माइनस का आएगा। उनमें प्लस माइनस में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि 9 में से 2 घटाना है और वो यहाँ कोष्टक में लिखना है, ना हमें कोई चिन्ह देखना है ना कुछ नहीं करे, वो आप अपने आप ऑटोमेटिक चिन्ह आ जाएंगे, क्योंकि हमें कोष्टक हटाने पर वही चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं जो हमें लाना है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाया। अब हमें इस कोष्टक को हटाना है, तो यहाँ पे 6x² माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 9 से गुणा करेंगे, -9x यहाँ लगाना है, -9x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x और माइनस के कितना 3। अब हमें जो इसकी जरूरत थी वो यहाँ तक थी, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये अपना रफ का काम है, हमें इसको अब हटा देना है यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ खंड करने के लिए हल किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बिल्कुल अब सरल सवाल है, क्योंकि 8वीं क्लास में इसको, 9वीं क्लास में इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन के लिए कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 6 में भी भाग जाए उस संख्या का, 9 में भी जाए, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका हमें 6 में भी भाग जाए और 9 में भी भाग जाए। तो वह संख्या अपने पास में, ऐसी संख्या कितनी है जिसमें दोनों में भाग जाए, वो संख्या अपने पास में कितनी है 3। और अभी तो ये तो अंक के बारे में बताया है, अब हमें व्यंजक के बारे में और देखना है, चर राशि के बारे में और देखना है कि इन दोनों में जो चर राशि है वो x, इसमें x² है, इसमें x है, तो दोनों में जो कॉमन बनता है वो अपना x बनता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे कि हमें अब इसका भाग देना है। इसमें 3 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार, और x का भाग इसमें देंगे तो x बार। माइनस का चिन्ह आ गया, x से x कट गया, 3 का भाग 9 में देंगे तो कितने बार आया 3 बार, 3 तिया 9। अब चिन्ह कितना है अपना यहाँ पे, किसका है प्लस का, तो हमने यहाँ पे प्लस रख दिया। इन दोनों में अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 में भाग नहीं जाएगा, और 3 रखते हैं तो 2 में भाग नहीं जाएगा, और यहाँ x है, इसमें x नहीं है। मतलब इस स्थिति में यहाँ पे कोई भी ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जब मैंने बताया था जब कोई भी कॉमन नहीं होता है, कोई भी ओवेनिष्ठ नहीं होता है व्यंजक, तो उस जगह पे हमेशा कितना लेना है 1 लेना है। तो हमने यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका जो कॉमन है वो 1 ले लिया है। 1 का भाग इसमें देंगे तो 2x
और 1 का भाग इसमें देंगे तो -3। अब देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोबारा से हमें अपने सवाल पर नज़र रखनी है, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी, क्या कहते हैं, ध्यान रखना जीवन में कि आंख हटी और दुर्घटना घटी। तो कहने का मतलब है कि अगर सवाल में एक भी पॉइंट का भी, यानी कि माइनस का या प्लस का, अगर मैथ में ये होता है कि अगर एक भी चिन्ह गलत हो जाए तो पूरा अपना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो कैसा हमारा सवाल पूरा सही था, हमारे सिर्फ चिन्ह की गलती हो गई। अरे इसमें ये नहीं देखा जाता है कि चिन्ह की गलती हो गई क्या है, सिर्फ एक चिन्ह की गलती से पूरे सवाल का जो आंसर है, वो प्रारूप है, वही चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात विशेष कर ध्यान रखनी है कि यहां से आगे तब बढ़ना है जब हमें ये कन्फर्म कर लेना है कि अपना सवाल सही तो चल रहा है ना। वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें सवाल का कुछ पता नहीं है और लास्ट में जाके वो सवाल गलत हो जाता है, फिर सारी अपनी जो टाइम है, वो मेहनत है, वो बिल्कुल बेकार गया। तो कम से कम बीच में ये जांच रखनी है हमें सवाल में, जब हमें सवाल हल करना है तो ये जांच रखनी है कि हमारा सवाल कहां तक तो सही चल रहा है ना। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो मैंने बता दिया था कि यहां तक अब देख सकते हैं कि अपना सवाल सही है गलत है। इसके लिए हमारे दोनों कोष्टकों की जो संख्या है वो बिल्कुल समान आनी चाहिए। ठीक है ना। दोनों कोष्टकों की जो संख्या है अगर वो समान है तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो आगे देखते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं इन पर कि यहाँ 2x - 3 और यहाँ 2x - 3, तो बिल्कुल सवाल अपना सही है। तो आगे बढ़ा दो, कंटिन्यूटी, इनमें से एक इसको ले लेते हैं और एक इस बाहर को ले लेते हैं, जो मैंने पहले बता दिया पहले सवाल में। जो कहे सर जी कैसे ले लेते हैं, कैसे ले लेते, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि यहां से और यहां इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो एक कोष्टक वाली है, तो एक कोष्टक हमने कॉमन लिया, कोष्टक में इसका इसमें भाग देंगे 3x बचा और इसका भाग इसमें देंगे, ये कट के कितना बचा, +1 बचा। ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास में, क्योंकि सवाल 10th क्लास में बहुत लंबा कोर्स है। तो इस आधार से एक कोष्टक को हम इसको रख लेते हैं, तो कितना है 2x - 3 और एक कोष्टक में इन दोनों को रख लेते हैं 3x + 1। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें शून्य ज्ञात करने, तो इसके बराबर यानी कि 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। और थोड़ा सा चेंज करते हैं तो और चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, चूंकि इसलिए से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चूंकि या तो 2x - 3 = 0 या फिर 3x + 1 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो तरीका अपना एक ही है, कैसे भी कोई टीचर कैसे लिखाता है, कोई कैसे लिखाता है। तो अब यहां पे या तो इसलिए डायरेक्ट कर देता हूं, यानी 3 उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा और 2 गुणा में है इसलिए भाग में जाएगा पक्षांतरण करने पे, तो 3 उधर जाके प्लस का, 2 भाग में यानी 3/2 आ गई। ये पहला जो शून्यक है x = 3/2, या फिर इधर ये जाएगा, उधर किसका जाएगा, माइनस का जाएगा और 3/, में जाएगा, तो x = -1/3। तो ये अपने इस तरीका से जो आए हैं ये अपने शून्यक आए हैं। अब इन शून्यकों की सहायता से हमें अपने सवाल के अंदर जांच करनी है कि पहले मैंने बताया था यहाँ तक अपना सवाल सही है। अब उसके बाद में 3 लाइनें, अब ये देखना है कि तीनों लाइन भी सही हैं, तो इसके लिए हमें आगे जांच करनी पड़ती है। अब जांच करने के लिए अपने दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जांच के लिए ax² + bx + c से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है।
तो जिसमें फटाफट बताओ a का मान, b का मान और c का मान, क्योंकि अब तीसरा सवाल चल रहा है तो शायद इतना तो पता पड़ गया होगा कि a b c का मान कहां से निकलता है। तो a b c का मान यहां से निकलता है, ये है मेन, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं था, ये हमने व्यवस्थित किया है यानी क्रम से जमाया है। तो क्योंकि इसमें यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा उसमें a का मान छुपा हुआ है और x के गुणांक में b का मान छुपा हुआ है। तो यहां पे देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 6 a का मान 6 हो गया और x का जो गुणांक है वो -7 है, वो किसका मान हो गया, v का मान हो गया, और जो अचर पद है वो किसका मान है, c का मान हो गया। ठीक है ना। तीसरा सवाल चल रहा है। अब तक तो शायद समझ में आ चुका होगा कि मैं इस सवाल के अंदर जो पहला सवाल चल रहा है 2.2 का, उसमें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। कुछ नहीं है, सबसे पहले यहां पे शून्य ज्ञात करने और यहां पे हमें सत्यता की जांच करनी। ठीक है ना। तो अब यहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a और यहां पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये हमें दोनों तरफ जांच करनी है। अब देखते हैं कि अल्फा और बीटा जो अपने पास में यहाँ पे दे रखे हैं, लास्ट में जो शून्यक हैं वो अपने अल्फा और बीटा के मान है। मैंने बताया था इनमें से आगे पीछे कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, आगे पीछे कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम या इसको लें, यहाँ प्लस फिर माइनस, यानी कि यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो पहले माइनस वाले को भी ले लेते हैं। तो -1/3 प्लस यहाँ पे 3/2 बराबर, यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से ही है और b का मान भी कितना है, -7, तो कोष्टक में -7/a का मान कितना दे रखा है, 6। ठीक है ना। ये अपने पास में पहला हमने जमा दिया। अब यहां देखते हैं दूसरा कि यहां पे दे रखा है -1/3 इंटू 3/2 कितना, 2, -1/3 इंटू 3/2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान देखना है -3/a का मान कितना है, 6। अब देखते हैं यहाँ पे लेस है, 6 है, तो इसका भाग इसमें देंगे 2, 2 1 कम 2 माइनस के 2 प्लस इसका भाग इसमें देंगे 3, 3 तिया 9 आ गया बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। इधर यहाँ पे देखते हैं तो -3 एकम 3/6 बराबर -3/6, उधर दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हमें देखना है इधर 9 में से 2 गए जब 7/6 बराबर यहाँ पे भी 7/6। ठीक है ना। तो ये अपना सवाल बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमने जांच कर लिया ना, इधर दोनों पक्ष ये बराबर है, शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल के आधार पर, और ये देख लिया। तो इस तरीका से ये दोनों बराबर हैं, इधर ये दोनों बराबर हैं, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं, जिससे हमें अगले सवाल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो एक बार नोट कर लो। हाँ, तो अब अपने पास में पहले का चौथा क्वेश्चन चलता है, वो है 4u² प्लस 8u, ये दे रखा है अपने पास में, यानी कि 4u² प्लस 8u, ये भी अपना द्विघात बहुपद है। द्वि माने 2, घात माने घात, जिस चर की जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 से द्विघात बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हमें अब इसको आगे हल करना है। अब इसमें जो अचर पद है वो अचर पद नहीं है, तो अब हम इसमें खंड नहीं कर सकते हैं, तीसरा कोई व्यंजक नहीं है, खंड नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे हमें इसको देखते हैं, या तो ये अपना कोई सर्वसम्मिका पे है, या अपने कोई सूत्र पे है, या इसमें कोई कॉमन है। ये सारी क्रिया विधि इसमें सवाल के अंदर हम देखते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो दोनों में कम से कम 4 कॉमन है और दोनों में u कॉमन है। तो पहले हम कॉमन की स्थिति को ले लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया, 4 इन दोनों में कॉमन है,
और u स्क्वायर और u में से u कॉमन है, तो हमने 4u कॉमन ले लिया, कोष्टक में 4 से 4 कट गए, u का u स्क्वायर में भाग देंगे तो u बचा, प्लस u से u कट गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ से सवाल आगे नहीं बढ़ेगा, अब इसको भी हमें यानी कि शून्य ज्ञात करने इसके भी। तो आगे हम देखते हैं, चूंकि या तो 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर 0। अब या तो आ गया अपना u बराबर, डायरेक्ट कर लेते हैं, u बराबर 4 बटे में जाएंगे 0 के में तो 0 आ जाएगा, या फिर u बराबर पक्षांतरण करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये अपने पास में शून्यक आ गए दोनों। ठीक है ना, ये अपने पास में शून्यक आ गए। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, जांच करनी है। अब जांच करने के लिए यहीं पे लिख लेते हैं जांच। जांच में सबसे पहले au स्क्वायर प्लस vu प्लस c से हमें क्या करनी है, इसकी तुलना करनी है, जिसमें हमें abc के मान ढूंढने। तो abc के मान ढूंढने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ u स्क्वायर है, तो a की जगह पर 4 है तो a का मान 4 आ गया। ऐसे ही v का मान देखते हैं, यहाँ पे u है, b की जगह पर यहाँ 8 है तो v का मान 8 आ गया। अब c का मान देखते हैं, तो c इसमें है नहीं है। अब जो कोई पद है नहीं है, अज्ञात राशि है, तो उसका मान 0 होता है। तो c का मान यानी अचर पद का मान इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखते हैं हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, और यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है ना, ये हमने इसमें जांच करनी है। अब जांच करने के लिए मैंने पहले भी बार बार बता चुका हूं कि अल्फा बीटा इनमें से कोई सा भी मान सकते हैं। -2 है, ये पहले मान माइनस के चिन्ह था इसलिए मैंने पहले माइनस का मान लिया, -2 प्लस बीटा का मान 0 बराबर माइनस v का मान 8 है तो हमने 8 मान लिया, a का मान 4। यहाँ पे -2 इंटू क्या मानेंगे 0, क्योंकि -2 इंटू 0 अल्फा और बीटा के मान -2 और 0 है, बराबर c का मान 0 बटे a का मान कितना था अपने पास में, a का मान 4। -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, बराबर 4 का 8 में भाग देंगे तो -2 आएगा। इधर 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आएगा। अगर 4 ऊपर होता और 0 नीचे तो उस स्थिति में अनंत आता है, यानी 0 का हमें किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। परंतु हम 0 में 4 का भाग दे रहे हैं इसलिए इस जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीका से अपना यह सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम ध्यान रखते हैं कि इसमें से केवल एक सवाल बताएंगे, उसके बाद में एक सवाल जो बताएंगे उसके बाद में ये जो अपना पहला सवाल है, ये पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे जिससे ये आज ही अपनी शायद हो सके समाप्त हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीका से इसको एक बार नोट कर सकते हैं, फिर अगले सवाल। हाँ, तो अब अपना इस पहले क्वेश्चन का एक लास्ट बता देता हूं, 5वां। उसके बाद में एक सवाल रहेगा इसका 6वां क्वेश्चन, उसको तुम्हें करना है जैसे मैंने अब तक बताए थे 4-5 क्वेश्चन उस तरीका से। तो अपने पास में 5वें क्वेश्चन में दे रखा है t स्क्वायर -15, t स्क्वायर -15 यानी कि t स्क्वायर -15। अब इस सवाल को हमें देखना है, सबसे पहले वही बात है कि इसमें तीसरा पद नहीं है, पद केवल 2 हैं
और दो यानी कि टी स्क्वायर का एक चर पद है और एक अचर पद है। जो बीच वाला पद था वो इसमें से गायब है। तो अब इस स्थिति में सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे टी का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है 15 का। तो इसमें जब किसी भी संख्या का नहीं बनता है तो यहाँ पर रूट में 15 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से समझा देता हूँ। जैसे अपने पास में एक होता तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, 4 होता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, 4 हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद में 9 होता है तो 9 का यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 हो जाता है। आगे फिर चलता है अपना 16, 16 का क्या बनता है, 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है 16। तो इस तरीका से अब हमारे यहाँ पर 15 आई थी, 15 का कोई भी किसी भी संख्या का यानी 15 का जो वर्गमूल है वो बनता नहीं है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है उसको अंडर रूट में रख दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, वो उसी संख्या का वर्गमूल बन जाता है। ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में हमें देखना है, आगे खोलना है, यहां पे हमें क्या लगाना है, कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी लगाने के बाद में अब देखते हैं कि ये अपना एक सर्वसम्मिका है जिसको हम 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एक सर्वसम्मिका है अपने पास में जिसको हमें 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो कौन सी सर्वसम्मिका है कि उसको हम जानते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सुना होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उस स्थिति में उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोलते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरीका से इसको हमें दो स्थितियों में लाना है, यानी कि टी प्लस रूट 15 और दूसरे में है टी माइनस रूट 15। यानी ये इसमें सर्वसम्मिका लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब यहां पर लिखते हैं चूंकि या तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0 होगा या फिर टी माइनस रूट 15 बराबर क्या होगा, 0 होगा। बराबर क्या होगा इस जगह पे 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब उसके बाद में इसलिए या तो t बराबर, क्योंकि इसको इधर लाना है तो माइनस के रूट 15 हो जाएगा, या फिर t बराबर रूट 15 हो जाएगा। तो ये इस स्थिति में अपने दोनों शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा। यानी कि इस स्थिति में अपने पास में दोनों शून्यक आ गए, अल्फा और बीटा। अब हमें वही जो लास्ट में जो चर्चा चल रही है, बार बार चल रही है कि हमें अब इसका क्या करना है, जांच करनी है। अब जांच करने के लिए सबसे पहले ए टी स्क्वायर मान लेते हैं प्लस वी टी प्लस सी से अब की बार क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। तुलना करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है, ए इस जगह पे कोई पद नहीं है तो उसका मान, यानी ये टी स्क्वायर कितनी बार है, एक बार। अगर यहाँ 2t स्क्वायर होता, 2t स्क्वायर होता तो ए का मान 2 होता, अगर 3t स्क्वायर होता तो ए का मान 3 होता। तो इस जगह पे यहाँ पे कोई नहीं है, पर उस जगह पे कितना है, 1। तो a बराबर कितना हो गया हमें 1। v बराबर देखते हैं तो इसमें b वाला पद नहीं है, यानी bt वाला पद नहीं है, ठीक है ना, t वाला इसमें पद नहीं है। तो इसमें b यानी कि इसमें जो सेकंड चर राशि है वो नहीं है, इसलिए उसका जब कोई राशि किसी जगह पे उपलब्ध नहीं होती है तो उसका उस जगह पे मान 0 होता है। तो यहाँ पे b का मान हमने क्या रख दिया 0, और c उसमें अचर पद है जो दे रखा है, तो c का मान -15। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a और यहाँ पे
एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमने दोनों सूत्र लगा दिए हैं जांच करने के लिए। अब इसमें से देखते हैं माइनस के √15 प्लस √15 दिख रहा है ना नीचे। चलो बराबर यहाँ पे माइनस v का मान 0 है अपॉन कितना a का मान 1, या माइनस √15 इंटू √15 बराबर -15 है c का मान बटे कितना 1। चलो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। √15 से √15 कट गया तो यहाँ पे 0, और 0 में किसी का भाग दे लो तो 0। इसी तरीका से हाँ यहाँ पे देखना है कि √2 का गुणा √2 से करते हैं तो √4 आता है, 4 का कितना निकलता है 2, ठीक है ना। √3 का गुणा √3 से करते हैं तो बराबर √, कितना आता है 9, 9 का कितना निकलता है 3। कहने का मतलब है √2 का गुणा √2 से करें तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, और √3 का गुणा √3 से करते हैं तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही √15 का गुणा √15 से करेंगे तो 15 आ गया, प्लस इसमें माइनस माइनस आ गया बराबर -15 यहां पे आ गया। तो इस तरीका से ध्यान रखना है। जो अपना ये पहला सवाल था जिसमें हमने द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे एवं उनकी हमें सत्यता की क्या की थी, जांच की थी, तो अपना जो पहला सवाल है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 प्रश्नावली का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम अब फिर कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इतना पहले स्टार्टिंग में हमें छोटी छोटी वीडियो डालनी है, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबी वीडियो डालेंगे तो जो बच्चे पीछे रह जाएंगे, जो बाद में जुड़ेंगे, उनके लिए यानी कोर्स लंबा खिंच जाएगा। तो धीरे धीरे हम स्टार्टिंग में छोटी छोटी वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि सभी बच्चे हमसे जुड़े, फिर एक साथ में सब बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद में हम अपनी वीडियो को जो टाइम है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज का मैटर यहीं समाप्त होता है।